नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, आपके 12th स्टैंडर्ड का ये चैप्टर 2 है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल चैप्टर है बच्चों। हम इस चैप्टर को स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। वन बाय वन मैं पहले आपके सारे कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स क्लियर करूंगी और उसके बाद हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स की ओर बढ़ेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी व्हाट आर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो देखो, दो टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस प्राइमरीली हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस और दूसरे होते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस वो होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस। ये कौन कौन से हैं? ये देखिए, हमने जब देखा था कोई भी बिजनेस करता है तो वो क्यों करता है? प्रॉफिट कमाने के लिए। तो हमने जो पार्टनरशिप देखा पिछले चैप्टर में, दैट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। कंपनीज होते हैं वो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो नॉट फॉर प्रॉफिट आखिर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जिनका मेन ऑब्जेक्टिव, जो इंटेंट होता है, वो जिस लिए चालू हुए हैं, जिसके वजह से वो चल रहे हैं, that is not for profit। वो चल रहे हैं because they want to provide some services to the society। इस सर्विस के लिए वो चालू होते हैं एंड वो बाय प्रोडक्ट है। अगर उन्हें कुछ इनकम मिलता है, दैट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट सर्विस। तो उनका जो मेन इंटेंशन है वो प्रॉफिट मेकिंग नहीं होता है। सो जब इंटेंशन हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मेकिंग है या कोई नॉट फॉर प्रॉफिट है। तो नॉट फॉर प्रॉफिट आखिर होते क्या है? एग्जाम्पल्स के तौर पे देखिए, हम जब स्कूल्स देखते हैं, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स है, ये क्यों बनते हैं? बिकॉज उनको एजुकेशन स्प्रेड करना है। सो उनका मोटिव इज, इंटेंट क्या है? उनका इंटेंट है कि सर्विस देना है, बच्चों को एजुकेट करना है। कोई क्लब्स होते हैं, कोई स्पोर्ट्स एसोसिएशंस होते हैं, उनका इंटेंट क्या है? एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को उन्हें आगे लेके जाना है। तो दैट इंटेंट is important to understand whether it is a profit making organization और a non profit making organization। बहुत सारे हॉस्पिटल्स हम देखते हैं, बहुत सारे ट्रस्ट फॉर्म होते हैं, कोई एनजीओज होते हैं। ये क्यों होते हैं? क्योंकि उनको लोगों की सर्विस करना है, जो नीडी है उनके लिए उन्हें कुछ काम करना है। तो ऐसे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस हम देखते हैं हमारे आसपास, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट होते हैं। उनका मेन इंटेंट होता है लोगों को सर्विस देना। तो आप बोलेंगे बाबा अगर ये नॉट फॉर प्रॉफिट है तो हम इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन ही नहीं करेंगे। तो नहीं, रुको, सुनो, हम इनके बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हैं। व्हाई? बिकॉज ये जो ऑर्गेनाइजेशंस है, इनका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है बच्चों? सोचो, आप अगर स्कूल या कॉलेज में जाते हो तो आप फीस देते हो। अगर हम किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन को देखते हैं तो उन्हें क्या मिलता है? उन्हें डोनेशंस मिलते हैं। उन्हें बहुत सारे विल में लोग ऐसे पैसे देते हैं कि बाबा ये मेरा विल है, मेरे जाने के बाद ये पैसा डोनेट कर दिया जाए। तो ऐसे बहुत सारे उनके इनकम सोर्सेज होते हैं। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी of misappropriation of funds। ये देखिए, misappropriation, मिसएप्रोप्रिएशन क्या है? मतलब हमने जिस पर्पस के लिए पैसा दिया है, अगर वो पर्पस के लिए उन्होंने यूज ही नहीं किया तो दे आर मिसएप्रोप्रिएटिंग द अमाउंट। जो पैसा हम उन्हें दे रहे हैं, उन्होंने अगर वो किसी और पर्पस के लिए यूज कर लिया तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। सो दैट इज द रीजन ये सारे जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, इवन इफ दे आर नॉट मेकिंग प्रॉफिट, दे हैव टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, और वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके हमें एज एन इंडिविजुअल, एज सोसाइटी, हमें पता चलता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का सोर्सेस ऑफ इनकम क्या है, मतलब उन्हें कहां से पैसा मिल रहा है और उनके एक्सपेंसेस कहां कहां हो रहे हैं। अगर उन्हें किसी ने डोनेशन दिया है तो वो डोनेशन का बराबर वो पर्पस के लिए यूज हुआ या नहीं, ये समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करें। तो चलो अब हम इनके फीचर्स देखते हैं। ओके, देखिए क्या है आपके स्क्रीन के सामने है। Primary objective of not-for-profit organizations is to provide service to its members and not to earn profit। उनका primary objective क्या है? लोगों को service देना। देखिए सेकेंड, these concerns are formed for the promotion of art, culture, education, sports, charity, health etc। जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्हें किसी चीज को प्रमोट करना रहता है, इसीलिए वो बनते हैं। दे आर नॉट फॉर्म्ड फॉर प्रॉफिट मेकिंग। थर्ड, these concerns prepare receipts and payments account, income and expenditure account and balance sheet। जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमें जानना जरूरी है एज अ सोसाइटी दैट ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करे, ताकि वी नो
दैट इनका इनकम क्या है, ये सोर्सेस क्या है इनकम के, एक्सपेंस कहाँ हो रहा है, और जो भी हम इन्हें डोनेशंस देते हैं, जो भी फंड्स देते हैं, वो बराबर से यूज हो रहे हैं या नहीं। तो जैसे हम जब प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस देखते हैं, वो कौन से अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, हमने देखा हुआ है पार्टनरशिप सबसे पहले क्या होता है, ट्रायल बैलेंस मेंटेन करते हैं, राइट। उसके बाद ट्रायल बैलेंस से हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं, करेक्ट। ये हम अकाउंट्स बनाते हैं व्हेन इट इज अ प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन, राइट। लेकिन ये तो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग है, तो ये कुछ ट्रेड तो कर ही नहीं रही है, राइट, इट इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पे जो प्राइमरी डॉक्यूमेंट है, प्राइमरी क्या होता है, जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हमारा प्राइमरी है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद हम बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। वैसे ही इन नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस सबसे पहले हम बनाते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, और उसके बाद हम इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाते हैं। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स क्या है, देखो जैसे इसके नाम में दिया हुआ है रिसीट्स एंड पेमेंट्स, मतलब जो भी पैसा आया और जो भी पैसा गया उसका अकाउंट जो होता है उसे हम बोलते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स। एकदम सिंपल लैंग्वेज में, इसको और डिफिकल्ट करने की जरूरत ही नहीं है। सिंपली जो भी पैसा आएगा, whether it is for the current year, whether it was for the previous year, whether it is for the next year, it does not matter। अगर पैसा मुझे मिला है एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मुझे इसे रिकॉर्ड करना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। अगर मैंने पैसा दिया है, whether I have paid it for the next year, whether I have paid it for this year, or whether I have paid it for the previous year, it does not matter। अगर पैसा गया तो फिर हमें इसे पेमेंट साइड पे रिकॉर्ड करना है। लेकिन आप बोलेंगे कि फिर ऐसे कैसे, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ये जो है, ये कैश बुक जो हम मेंटेन करते थे ना, या बैंक बुक जो हम मेंटेन करते हैं, उसी तरह से है। इट इज लाइक आवर कैश बुक। कैश बुक में देखो, जब ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो भी पैसा आता है हम उसे रिकॉर्ड कर देते हैं, हम ये नहीं देखते वो कौन से साल का है। सिमिलरली इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जो भी पैसा आया वो हम रिकॉर्ड कर देंगे, जो भी पैसा गया वो भी हम रिकॉर्ड कर देंगे, irrespective of the year to which it belongs। Also, one more thing we have to remember, that receipts and payments account will not bifurcate between ये कैपिटल है या रेवेन्यू है। नेचर जो भी होगा इनकम या एक्सपेंस का, इट डज नॉट मैटर। अगर पैसा आया, इवन इफ इट इज अ कैपिटल इनकम और इवन इफ इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, जो भी होगा हमें इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो हम इसके एक बार फीचर्स देख लेते हैं क्या है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट इज अ रियल अकाउंट, इट इज सिमिलर टू कैश बुक। जैसे कि मैंने आपको बताया, सारे कैश के या बैंक के एंट्रीज आर गोइंग टू गो इन रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। दिस अकाउंट शोज ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक। इट इंक्लूड्स ऑल टाइप्स ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स, रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, सारे मतलब एवरीथिंग, जो भी रिसीट है, जो भी पेमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी पॉकेट में से पैसा गया या पॉकेट में पैसा आया, हमें रिकॉर्ड करना ही करना है रिसीट्स एंड पेमेंट्स में। ओके, आंख बंद करके आपको रिकॉर्ड कर लेना है। दिस अकाउंट इज द बेस टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न्स। तो जैसे ट्रेडिंग कंसर्न्स हम देखते थे, प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स देखते थे, हमें ट्रायल बैलेंस इंपॉर्टेंट होता था टू मेक फाइनल अकाउंट्स। यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स इज इंपॉर्टेंट, और फिर उससे हम इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाने वाले। तो आपको समझ गया कैसे होता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स। हम आगे जब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखेंगे तो आपको और क्लैरिटी आने वाली है, बट ये आपको पहले थियोरी समझना है, बिकॉज इट इज अ न्यू अकाउंट कि ये क्या होता है। अभी मैं इसका आपको फॉर्मेट बताती हूँ। रिसीट्स मतलब क्या होगा, ये जो हमारा पहले फॉर्मेट हम बनाते थे, ठीक उसी तरह हमें बनाना है। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऐसे लिख के, और यहाँ पे हमारा रिसीट्स होगा और यहाँ पे हमारा पेमेंट्स होगा, ठीक है। और यहाँ पे रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का सबसे इंपॉर्टेंट हमें याद रखना है, सी इट इज गोइंग टू शो ओपनिंग बैलेंसेस ऑफ कैश एंड बैंक। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट हमारा होता है टू कैश या बैंक का जो भी बैलेंस है उसे हमें लिखना होता है स्टार्टिंग में, ठीक है।
और फिर सारे जो भी रिसीट्स होंगे, जैसे कोई फीस मिले है, कोई सब्सक्रिप्शन मिला है, कोई एंट्रेंस फीस है, कोई डोनेशंस है, जो भी रिसीट्स है वो सारे हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। और जो भी एक्सपेंसेस है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सारे जो भी एक्सपेंसेस है, मतलब यहाँ पे हमारे अगर सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, हमने कोई फिक्स्ड एसेट खरीदा है, जो भी यहाँ पे एक्सपेंसेस है वो सारे हम यहाँ लिखेंगे। एंड ये सब करने के बाद हमें यहाँ पे एंड में लिखना होता है जो भी बैलेंस बचा कैश का या बैंक का, वो हमें एंड में यहाँ लिखना होता है। सो दिस इज माय रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट विच स्टार्ट्स विद माय कैश एंड बैंक बैलेंस। सारे रिसीट्स लिखूंगी मैं, फिर सारे पेमेंट्स, एंड देन जो भी बचेगा दैट इज गोइंग टू बी माय कैश या बैंक बैलेंस। अंडरस्टूड? ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इनकम एक्सपेंडिचर आखिर क्या होता है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज सिमिलर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो हमने देखा है ना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे हम बनाते हैं फॉर द ईयर एंडेड, मतलब उस साल के ही एक्सपेंस हम इंक्लूड करेंगे या उस साल का ही इनकम हम इंक्लूड करेंगे जिस साल के हमारे बुक्स बन रहे हैं। तो लेट अस सी क्या होता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में था वैसे ही नॉमिनल अकाउंट के क्या रूल्स है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस या लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो जो भी आपका इनकम रहेगा तो वो हम क्रेडिट साइड पे लिखेंगे, जो भी एक्सपेंस रहेगा वो हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। तो P&L में भी हम वैसे ही करते थे, सिमिलर हमें करना है इनकम एक्सपेंडिचर में भी। इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू एक्सपेंसेस और इनकम, ये हमें याद रखना है। कैपिटल नेचर के जो भी एक्सपेंसेस या कैपिटल नेचर का जो भी इनकम होगा वो बैलेंस शीट में जाएगा। हम सेम करते थे प्रॉफिट मेकिंग के ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी। अगर रेवेन्यू रिसीट्स है या रेवेन्यू इनकम है या फिर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो ही हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाएंगे, ये हमें याद रखना है। ओके, एंड वी ऑल्सो हैव टू रिमेंबर कि ये सारे करंट ईयर के होने चाहिए। अगले साल का एक्सपेंस होगा, अगले साल से रिलेटेड इनकम होगा या फिर पिछले साल का अगर कुछ होगा तो वो हम इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं लिखेंगे। इनकम एक्सपेंडिचर में जो इस साल का इनकम या इस साल का एक्सपेंस है सिर्फ उतना ही आएगा। इट रिकॉर्ड्स ऑल कैश एज वेल एज नॉन कैश आइटम्स विच आर रिलेटेड टू करंट ईयर। मतलब क्या नॉन कैश आइटम? मतलब हम जो एक्रूअल बेसिस में सीख चुके हैं वही होता है। अगर आपको पैसा मिला हो चाहे नहीं मिला हो, मतलब आपका अगर आउटस्टैंडिंग हो तो भी आपका इनकम एक्सपेंडिचर में आने वाला है। सैलरीज पेड, सैलरीज आउटस्टैंडिंग, बैड डेट्स, डेप्रिसिएशन, ये सारे एंट्रीज हमारे इनकम एक्सपेंडिचर में आएंगे। इट हैज नो ओपनिंग बैलेंस। ओके, इट इज प्रिपेयर्ड टू फाइंड आउट सरप्लस दैट इज excess of income over expenditure और deficit that is excess of expenditure over income। जैसे हम ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशंस के लिए क्या बोलते थे? अगर उनका क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड, हम बोलते हैं कि उन्होंने प्रॉफिट कमाया। लेकिन ये प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस तो है ही नहीं, तो इसीलिए अगर उनकी क्रेडिट साइड मतलब उनका इनकम इज मोर देन देयर एक्सपेंसेस तो हम बोलते हैं इन्होंने सरप्लस मिला इनको इस साल। ओके, सरप्लस हो गया इनका। और अगर उल्टा हो जाएगा, अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में बोलते थे कि इन्होंने लॉस किया, ये पर्टिकुलर बिजनेस से लॉस किया। तो वैसे ही यहाँ पे हम बोलेंगे दैट इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डेफिसिट हुआ। ओके, ये नए वर्ड्स है आपके पास, सरप्लस और डेफिसिट। सरप्लस और डेफिसिट इज ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। जैसे हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में ये जो होता था ये हम बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करते थे या सब्ट्रैक्ट करते थे, उसी तरह यहाँ पे भी हम जो भी सरप्लस या डेफिसिट होगा उसे बैलेंस शीट में ऐड करेंगे कैपिटल फंड में। ओके, आगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट इज ऑलवेज अकम्पनीड विद द बैलेंस शीट। तो जैसे इनकम एक्सपेंडिचर के साथ साथ हमें बैलेंस शीट भी देखना होगा, ओनली देन वी विल गेट अ ट्रू पिक्चर। ठीक है, तो अभी हमें समझ गया कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में एग्जैक्टली क्या जाता है। हमें ये हमेशा याद रखना है कि इनकम एक्सपेंडिचर इज फॉर द ईयर। ओके, मैं आपको एग्जांपल देती हूं। अगर ये 22-23 ये पर्टिकुलर ईयर है तो जो भी मेरे एक्सपेंसेस अगर मैंने कोई भी एक्सपेंस ऐसा किया है जो अगले साल का है या फिर पिछले साल का है तो ये मेरा ये पर्टिकुलर साल के इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा। ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर में सिर्फ वो ही एक्सपेंस आएगा दैट इज फॉर दिस ईयर।
ओके, एड इनकम एक्सपेंडिचर में वही एक्सपेंस आएगा जो रेवेन्यू नेचर का है। कैपिटल नेचर के एक्सपेंसेस से या कैपिटल रिसीट से हमें कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। इसका हमारा फॉर्मेट कैसे होता है, जैसे हमारा P&L का होता था ठीक वैसे ही होगा इसका भी फॉर्मेट हमारा। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड हम लिखेंगे एंड डेबिट साइड पे हम सारे एक्सपेंसेस लिख देंगे और क्रेडिट साइड पे हमारे सारे इनकम्स होंगे, ठीक है। तो यहां पे आपके क्या आएंगे, सारे के सारे एक्सपेंसेस आपको डेबिट करना है, जो भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस है, सैलरीज है, इलेक्ट्रिसिटी है, पोस्टेज है, जो भी आपको रिकरिंग नेचर के एक्सपेंसेस है वो आप डेबिट करेंगे और जो भी रेवेन्यू नेचर का रिसीट है वो आपका क्रेडिट होगा। सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, डोनेशंस, जो भी आपके रेवेन्यू नेचर के हैं वो सारे आपको क्रेडिट करने हैं। और ये सब करने के बाद अगर आपकी क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड तो आपको हो जाएगा सरप्लस। अगर आपकी डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड तो हम बोलेंगे कि आपको हो गया है डेफिसिट। और ये जो भी अमाउंट्स है ये बैलेंस शीट में कैपिटल फंड में आपको ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये समझ गया। और इसके बाद हम क्या बनाएंगे, इसके बाद तो बैलेंस शीट बनता है। बैलेंस शीट विल बी सेम, कैपिटल एक्सपेंसेस है या जो भी आपका कैपिटल रिसीट है वो सारा आपका बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेसिक थियरी फॉर अंडरस्टैंडिंग कि एग्जैक्टली ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस क्या होते हैं। अभी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में जो एडजस्टमेंट्स होते हैं फाइनल अकाउंट्स बनाते वक्त वो मैं आपको अगले वीडियो में बताने वाली हूँ। सो मिलते हैं अभी अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।